नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कार्यपालिका अध्याय 4 में से हम आज पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। इससे पहले हमने जानने का प्रयास किया कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, संसदात्मक, अर्धाध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की हमने चर्चा करी बच्चों। और श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी बच्चों। भारत में संसदात्मक कार्यपालिका है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, और यह वेस्टमिनिस्टर मॉडल इंग्लैंड से लिया गया और 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था का संचालन किया गया बच्चों। इस प्रकार से हमने ढेर सारी जानकारी जो है पहले वीडियो में, कार्यपालिका के पहले वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति को हम पूरी तरह से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह किस प्रकार से औपचारिक प्रधान है। औपचारिक प्रधान होने के बावजूद उसके पास कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, कानूनी शक्तियां और आपात शक्तियां भी हैं, लेकिन वे सभी शक्तियां औपचारिक मात्र हैं। संसदात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उन्हें, और वे वास्तविक कार्यकारी होते हैं। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही जो है देश की सरकार होती है और उन्हीं के द्वारा सारा कार्य किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वह नाम मात्र का होता है, लेकिन जो भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह ही माननी पड़ती है अंततः। अब हम इस कोटेशन को देखेंगे बच्चों। हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभावपूर्ण और गरिमापूर्ण बनाया है, और संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और न ही एकदम नाम मात्र का ही बनाना चाहता है। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो न शासक होता है न शासन करता है, और यह उसे एक संवैधानिक प्रधान ही बनाना चाहता है। यह वक्तव्य जो है नेहरू जी के संविधान सभा के वाद विवाद में खंड 6 पृष्ठ 734 में लिखे गए हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ कार्टून बताया गया है। इसमें ये क्या कह रहा है, मैं यहाँ कहने भर को बैठा दिया गया हूँ या सचमुच के सवाल भी पूछ रहा हूँ। क्या इस पुस्तक के लेखकों ने मुझे अपने मन चाहे सवाल पूछने की शक्ति दी है, या मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ जो उनके मन में उठ रहे हैं। देखो बच्चों, यह कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की स्थिति को संबोधित कर रहा है। वो ये कहना चाह रहा है ये बच्चा कि क्या मैं यहाँ पे जो कुर्सी पे बैठा हूँ वह खाली नाम मात्र का ही बैठा हूँ, या वास्तव में जो मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं उनको मैं पूछ सकता हूँ, या उनके मन में जो सवाल है उन्हीं की ही चर्चा मैं करूं। तो इस प्रकार से ये बताने का प्रयास किया है कि राष्ट्रपति किस प्रकार से नाम मात्र का और औपचारिक है और सिर्फ संवैधानिक प्रधान है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। इन बातों की चर्चा के बाद बच्चों, क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? यह एक गलत मूल्यांकन होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वे राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे, और राष्ट्रपति प्राय प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार को व्यक्त करता है और जानने का प्रयास करता है कि देश में क्या समस्याएं चल रही हैं, क्या कार्यवाही चल रही है। इन सभी को जानने की वह इच्छा रखता है और जानता भी है। इसके अतिरिक्त बच्चों, कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का भी प्रयोग कर सकता है। वो अवसर क्या है? देखो, हम देखते हैं। पहला अवसर आता है, जैसा कि आप पहले ही हम देख चुके हैं, कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकता है। ऐसा करने से राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय को पुनर्विचार के लिए कह सकता है और बोल सकता है कि इस विधेयक पर पुनः से जांच की जाए। यद्यपि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे भी सकता है और तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। तथापि यदि हम कहें राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफी मायने रखता है, जो पुनर्विचार के लिए जिस विधेयक को भेज दिया जाता है, तो अंततः संसद जो है, लोकसभा जो है, वह उस पर पुनर्विचार करती है, चर्चा करती है और
यह विचार करती है कि किन आधारों पर यह विधेयक जो है गलत है या कहीं इसमें कमी रह गई है। अतः हम ये एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। बच्चों, दूसरी बात इसमें आती है कि राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, जिसे हम कहते हैं निषेधाधिकार, यानी मना करने का अधिकार, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों और धन विधेयकों को छोड़कर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उसे उस पर पुनर्विचार के लिए कह भी सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है क्योंकि संसद उसे विधेयक को दोबारा पारित कर दे, राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति अंततः देनी ही पड़ती है। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं निर्धारित होती जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है और इसे कई बार पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जेबी वीटो भी कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक जेबी वीटो का उदाहरण है जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। क्या आपको पता है कि इस सिलसिले में एक घटना भी घट चुकी है? वो क्या? 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया और अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था और तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति वेंकटरमण ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया। तब तक वह सरकार बदल गई जिसने विधेयक पेश किया था और 1989 में एक नई सरकार चुन ली गई और यह दूसरे दलों की गठबंधन की सरकार थी और उसने इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश ही नहीं किया। इस प्रकार ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि यह विधेयक कानून ही नहीं बन पाया। बच्चों, इसमें हम ये देखें, एक कार्टून दर्शाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए किताबों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है। क्या कभी कोई महिला भी राष्ट्रपति हुई है? निश्चित रूप से। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका जन्म 1934 में हुआ था, 25 जुलाई 2007 से जुलाई 25 2012 तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया उन्होंने। इसके बाद बच्चों बात आती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। हाँ, नहीं, तीसरा प्रकार और हमें देखना है बच्चों। इसमें तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है और औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता के को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करो जब चुनाव के बाद किसी भी नेता को बहुमत ना मिला हो। तो इसके अतिरिक्त यह भी हम सोचें कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता यह दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो क्या करेंगे? तो तब राष्ट्रपति को यह निर्णय लेने का अधिकार होता है कि वे किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे या किस दल को सरकार बनाने के लिए वह न्योता दे सकता है। इस परिस्थिति में बच्चों राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सा बना सकता है सरकार या कौन चला सकता है। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व बहुत बढ़ गया और 1989 से 1998 तक के हुए 4 संसदीय चुनावों में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया और इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति
हस्तक्षेप करके या तो सरकार का गठन करे या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उनकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर दे। अतः बच्चों ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। जब सरकार स्थायी न हो और गठबंधन सरकार सत्ता में हो तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद होता है और वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान होता है। और ऐसे में आप पूछ सकते हैं बच्चों कि हमें राष्ट्रपति की क्या आवश्यकता है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ती है। और ऐसी परिस्थिति में बच्चों एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता होती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने की शक्ति होती है और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है। और सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका होती है। लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है बच्चों, तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति ने किस प्रकार से भूमिका निभाई। 1977 के बाद भारत में की दलीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई और ऐसे अनेक उदाहरण हुए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति ने क्या किया। मार्च 1998 के चुनाव में किसी भी दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। इसी प्रकार से भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटें मिली जो बहुमत से 21 कम थी। राष्ट्रपति नारायण ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई और उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। और इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिन के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा और सरकार बनाने की बात हुई। अब बच्चों बात आती है भारत के उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति का पद भी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसको भी उसी तरह से चुनते हैं जैसे कि राष्ट्रपति को चुनते हैं, एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से। केवल इतना ही अंतर है कि उनके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है बच्चों और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा जब वो उन्हें हटा दिया जाता है तो अन्य किसी कारण से यदि पद रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का कार्य करता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहे जब तक कि नए राष्ट्रपति नहीं चुने गए। अब बच्चों ये एक एक्टिविटी आती है हमारे सामने, कहाँ पहुंचे क्या समझे। इसमें आप देख सकते हैं कि आप कल्पना करें कि प्रधानमंत्री जिस राज्य में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता है कि वहां की सरकार दलितों पर अत्याचार रोकने में विफल रही है। राष्ट्रपति की सोच कुछ अलग है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन का अपवाद स्वरूप ही प्रयोग करना चाहिए और इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन से विकल्प होंगे। वह प्रधानमंत्री को बताए कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने वाले आदेश पर वह हस्ताक्षर नहीं करेगा, प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे या प्रधानमंत्री से वहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजने को कहे, एक प्रेस वक्तव्य दे कि क्यों प्रधानमंत्री गलत है और इस संबंध में प्रधानमंत्री से बातचीत करे और उसे ऐसा करने से रोके, परंतु यदि प्रधानमंत्री डर रहे तब उस पर हस्ताक्षर कर दे। कार्टून को बूझें और समझें बच्चों। प्रधानमंत्री के बिना कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती। यह कार्टून बताता है कि किस तरह प्रधानमंत्री सरकार की अगुवाई करता है। अब बच्चों बात आती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कि प्रधानमंत्री हमारा देश का वास्तविक प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद को वह प्रधानमंत्री ही जो है उसका निर्माण करता है, लेकिन उसका निर्माण कार्य राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। बच्चों आप ये कार्टून को बूझ सकते हैं, जान सकते हैं क्या सिर्फ मंत्री पद ही मायने रखता है। कार, बंगला, नौकर, यात्रा, विदेशी भ्रमण, सुरक्षा और सचिव वगैरह आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। लोग मंत्री बनाना क्यों चाहते हैं? इस कार्टून में शायद यह बताया गया है कि लोग सुख सुविधा उठाने के लिए मंत्री बनना चाहते हैं।
लेकिन तब किन्हीं खास मंत्रालयों को पाने के लिए होड़ क्यों मची रहती है। अब बच्चों हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। भारत के प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। क्या आप इसको सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इस अध्याय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। संसदीय शासन में ये जरूरी होता है बच्चों कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। बहुमत का ये समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे कि प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है, वह अपना पद भी खो देता है, मतलब सत्ता भंग हो जाती है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री यानी कांग्रेस का नेता ही प्रधानमंत्री बनते रहे। 1989 में अनेक ऐसे अवसर आए बच्चों जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाया और अनेक राजनीतिक दलों को का तालमेल का गठबंधन बनाना पड़ा, जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो सके और गठबंधन की सरकार बन सके। इस परिस्थिति में बच्चों जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन जिस गठबंधन में जिन दलों ने सहयोग किया है और उन सभी दलों के सहयोग से जो प्रधानमंत्री के लिए नाम प्रस्तावित करता है उसी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। प्रधानमंत्री तय करता है उसकी मंत्रिपरिषद कौन होगी, मंत्री कौन होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन भी करता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता, राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री भी बनाया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों में से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना भी अनिवार्य होता है बच्चों, और संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। अब इसके बाद हम ये देखें बच्चों, ये कोटेशन दी गई है। संविधान सभा में अनेक सदस्यों का विचार था कि मंत्रियों का चयन विधायिका को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को। मेरे दृष्टिकोण से प्रांतों के लिए वह स्विस प्रणाली सर्वोत्तम व्यवस्था है, जिसमें विधायिका कार्यपालिका को एक निश्चित समय के लिए चुनती है, और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वह सर्वोत्तम व्यवस्था है जो कार्यपालिका की नियुक्ति के लिए प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि उसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व होगा और विधायिका का कोई भी दल या महसूस न कर सकेगा कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। ये कहा है बेगम एजाज रसूल ने संविधान सभा के वाद विवाद खंड 4 में पृष्ठ 631 17 जुलाई 1947 को। अब बच्चों मंत्रिपरिषद के आकार की बात आती है। इस संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था। जितनी मांग होती थी, समय की जो मांग होती थी और परिस्थितियां होती थी, उसी के आधार पर ही मंत्रियों को पद दिए जाते थे। लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाया करता था, और इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तब वह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता रहता था, और इसीलिए मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध उस समय नहीं था, और यह अनेक राज्यों में भी हो रहा था। और संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई बच्चों कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब कि जो लोकसभा यानी कि राज्यों में विधानसभा, केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, इन सदस्यों की संख्या के से 15% से अधिक नहीं हो सकती है मंत्रियों की संख्या। इस प्रकार का निर्धारण किया गया, तब जाकर के मंत्रियों के पदों पर मंत्रिपरिषद के विस्तार पर रोक लग पाई। ये संशोधन 91वां संविधान संशोधन था और 2003 में किया गया था। विधायिका वाले अध्याय में हम विस्तार से इन सब तरीकों को पढ़ेंगे
और संसद किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए बच्चों कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में ही कार्य करती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र भी देना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति होती है और वे संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है और इसकी भावना यह होती है बच्चों, यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरा संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। और इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं होता है तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है। मतलब यदि एक मंत्री गलती करता है या किसी प्रकार से उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास होता है तो पूरा मंत्रिपरिषद जो है वो त्यागपत्र देना होता है। इसका मतलब सत्ता भंग हो जाती है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोपरि स्थान होता है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मंत्रिपरिषद अभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेता है और प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। जबकि किसी मंत्री की मृत्यु हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक ही स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है और इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा भी दी है। तो बच्चों आपके पास प्रश्न ये भी आ सकता है कि क्या प्रधानमंत्री सरकार की केंद्रीय धुरी की रूप में है, तो आप प्रधानमंत्री की शक्तियां, प्रधानमंत्री के कार्य और किस प्रकार से मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, किस प्रकार से वह राष्ट्रपति को सलाह देता है, तो और ये सारे वास्तविक भूमिकाएं जो है किस प्रकार से अदा करता है प्रधानमंत्री, इन सभी का उल्लेख आपको इसमें करना होगा। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व होता है बच्चों कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में भी निर्णय लेता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि इत्यादि। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियों और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद होती हैं, परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकारें बनी तब ऐसा नहीं रहा। 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में नहीं रह पाई हैं और बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया है या उन्हें हटा दिया गया है। इस प्रकार के घटनाओं से बच्चों संसदीय शासन का जो कामकाज होता है वो बहुत ही प्रभावित होता है और बहुत ही संकट में आ जाता है। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है बच्चों कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ी है और दूसरे इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। और तीसरा, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन, उनके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है। चौथा, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता है और चुनाव के पूर्व और चुनावों के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं और सहयोगी दलों के बीच काफी बातचीत और समझौते के माध्यम से नीतियां बन पाती हैं। बहुत ही विवादास्पद स्थिति जो है गठबंधन सरकारों में हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थता की भूमिका भी निभानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे दल होते हैं इसमें और उन सभी दलों को
में तालमेल बिठा पाना, उनमें सामंजस्य बिठा पाना बहुत ही मुश्किल होता है और प्रधानमंत्री उसमें मध्यस्थता या एक एजेंट की भूमिका ही निभाता रह जाता है। कुछ एक बदलावों के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है बच्चों कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय सरकार यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा ही चुना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और राज्यपाल के पास ज्यादा विवेकाधीन शक्तियां होती हैं और बहरहाल राज्य के स्तर पर संसदात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत भी लागू होते हैं। अब बच्चों ये एक एक्टिविटी है जिसको आप करिएगा अपनी पुस्तक में। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का गठन करना है और वह क्या करेगा या करेगी। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का चयन, केवल अपनी पार्टी के लोगों का चयन, केवल व्यक्तिगत रूप से निष्ठावान और विश्वसनीय लोगों का चयन या केवल सरकार के समर्थकों का चयन, मंत्री बनने की होड़ में शामिल व्यक्तियों राजनीतिक ताकत का अंदाजा लगाकर ही उनका चयन किया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये आप ऊपर देख सकते हैं, एक कार्टून बताया गया है। मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई है, मैंने विश्वास मत जीत लिया है। मुख्यमंत्री विश्वास मत जीतकर भी खुश नहीं होते हैं। वे कह रहे हैं कि विश्वास मत जीतने के बावजूद उनकी परेशानियां बरकरार हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गठबंधन सरकार है और गठबंधन सरकार में उन दलों को कितना उनको लाभ होगा या नहीं होगा, ये परेशानियां उनकी हर संभव बनी रहती हैं और गठबंधन सरकार में नीतियों का निर्धारण, कानूनों का निर्माण भी एक पेचीदा समस्या बन जाती है। बच्चों इसके साथ ही हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम स्थायी कार्यपालिका के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में अंतर क्या है और अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है और स्थायी कार्यपालिका क्या होती है। इसके साथ ही ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।